से दो एंजाइम्स हैं, रुबिस्को और पेप्केज। इन दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का जो काम है वो कौन करता है? मैग्नीशियम आयन करता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। इसके अलावा जो मैग्नीशियम आयन होता है एक आप लोगों ने यदि कभी पढ़ा हो, 10th में भी पढ़ा हो, थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो रेस्पिरेशन के बारे में, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर, उसमें एक जो है कंडीशन आती है। उसमें कंडीशन ये आती है कि जब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल जो चलती है, तो हम लोग देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की जो साइकिल होती है उसमें पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, राइट। और क्रेब्स साइकिल में क्या है? CO2 जो है रिलीज हो जाती है। ये चीज आप लोगों को, यदि आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो पता होनी चाहिए, ठीक। तो होता क्या है? होता ये है बच्चों कि जब ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बनता है तो पायरुविक एसिड जो है वो डायरेक्ट ही क्रेब्स साइकिल में एंट्री नहीं करता है। देखिए होता क्या है, पहले ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, देन क्रेब्स साइकिल होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जो पायरुविक एसिड बनता है देन वो जाता है क्रेब्स साइकिल में, और उसमें फिर फर्दर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, फिर फाइनली CO2 जो है वो रिलीज हो जाती है। लेकिन क्रेब्स साइकिल में जो पायरुविक एसिड है, जो पायरुविक एसिड आपका बनता है ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, वो डायरेक्ट ही क्या है? क्रेब्स साइकिल में एंट्री नहीं कर पाता, ठीक है। वो डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में एंट्री नहीं कर पाता। उसके लिए क्या है? पायरुविक एसिड जो हमारा होता है उसको पहले कन्वर्ट होना होता है, किसमें बच्चों? एसिटिल कोएंजाइम में। उसे पहले कन्वर्ट होना होता है एसिटिल कोएंजाइम में, राइट। जब वो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है देन एसिटिल कोएंजाइम जो है एंट्री करता है किसमें? क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में एंट्री करता है, और क्रेब्स साइकिल में एंट्री करने के बाद जो है पूरा प्रोसेस होता है क्रेब्स साइकिल का, एंड देन फाइनली जो CO2 है वो रिलीज हो जाती है, ठीक। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो आप लोगों ने क्या देखा? जो पायरुविक एसिड है वो ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब्स साइकिल में क्या है? लिंक हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो इसको ही हम बोलते हैं लिंकर स्टेप। इट इज नोन एज लिंकर स्टेप। और इस लिंकर स्टेप को करने के लिए या पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए एक आयन रेस्पॉन्सिबल होता है, एक आयन जो है पार्टिसिपेट करता है। दिस इज नोन एज मैग्नीशियम आयन। तो वी कैन से डैट कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है उसमें जब लिंकर स्टेप आता है, जब पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, तो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होने को जो पायरुविक एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा आयन होता है? मैग्नीशियम आयन होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो मैग्नीशियम आयन है वो एक्टिवेटर का भी काम कर रहा है, और वो लिंकर स्टेप में जो पायरुविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके कन्वर्सेशन के लिए भी क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। दूसरा जो मिनरल है यहाँ पर वो है जिंक आयन जो है वो एक्टिवेट करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को। ये सारे एंजाइम है, ठीक है। देखिए एक आपको चीज मैं बता दूं, जिस भी नाम के पीछे एज लग जाए ना, एज बेसिकली जिस भी केमिकल नाम के पीछे क्या लग जाए? एज लग जाए, वो क्या होता है? आपका एंजाइम होता है। और एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए, एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये चीज तो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने मैग्नीशियम आयन को देखा, तो हमने क्या देखा कि रुबिस्को और पेप्केज दो एंजाइम होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने के लिए, तो इनको भी एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। जिंक आयन को देखा तो ये किसके लिए एक्टिवेट करता है या एक्टिवेटर का वर्क करता है? ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है उसको एक्टिवेट करने का वर्क करता है। इसी तरीके से जो मॉलिब्डेनम होता है, आपका जो मॉलिब्डेनम एलिमेंट होता है वो एक्टिवेट करता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम को। किसको एक्टिवेट करता है बच्चों? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। इनेज देखिए एज है ना, तो नॉर्मल सी बात है, ये एंजाइम है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। आपके इस चैप्टर में नाइट्रोजन फिक्सेशन का पूरा एक टॉपिक है, तो वहाँ पर इसका क्या फंक्शन है, कैसा रोल कर रहा है, ये सब जो है वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। इसी तरीके से जो मैंगनीज है वो इन्वॉल्व होता है फोटोलाइसिस की क्रिया में। फोटोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें H2O का क्या है, आई थिंक फॉर्मेशन होता है या ब्रेकडाउन होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लेना। लेकिन फोटोलाइसिस से होती है, क्रिया होती है प्लांट के अंदर ही, तो उसमें जो इन्वॉल्व होता है मिनरल आयन वो कौन सा होता है बच्चों? मैंगनीज होता है। देखिए इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, Mg मीन्स मैग्नीशियम,
Mn मीन्स मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज, ठीक। तो ये हमारे जो आयंस हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं एनर्जी एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर की तरफ वर्क करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एंजाइम को एक्टिवेट करे। देखिए नॉर्मल सी बात है, एंजाइम एक्टिवेट होंगे तभी ना डिफरेंट टाइप की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो प्लांट्स के अंदर होंगी, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे वो ट्रांसपिरेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो क्या कहते हैं वेपोरेशन हो, और चाहे वो ग्यूटेशन हो। ये सारी क्या है, ये उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है। इन सबको करने के लिए कहीं ना कहीं हमें एटीपी मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। एटीपी मॉलिक्यूल क्या है, एनर्जी है जिसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, मैग्नीशियम आयन भी रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉस्फेट आयन भी रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉस्फेट मीन्स फॉस्फोरस। तो यहाँ पे भी क्या है, इस एंजाइम की फॉर्मेशन के लिए फॉस्फोरस आयन जो है रिस्पॉन्सिबल है। एंजाइम किसके अंदर प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, तो एंजाइम की फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं जो हमारे माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए कहने की बात ये है कि जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, चाहे आप उसे डायरेक्टली समझ लीजिए चाहे आप उसे इनडायरेक्टली समझ लीजिए, वो हर तरीके से प्लांट्स के लिए नेसेसरी होते ही हैं। आई बात समझ में? चले आगे, चलिए अब लास्ट हमारा बचता है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेस पर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, इसे हम और पढ़ लेते हैं। चलिए अब हमारा फंक्शन के बेस पर जो है एक लास्ट हमारा जो हेडिंग बचती है वो है हमारी मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को, जब मैंने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से भर के मैंने नॉलेज दी थी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, सॉलिड पोटेंशियल के बारे में, वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो आप लोगों को यहाँ पर समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। मैंने बताया था कि सॉल्यूट के द्वारा एक जो है सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा प्रेशर जो है क्रिएट किया जाता है इनसाइड दी सेल, जिससे क्या है एक ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है ताकि उसके अंदर ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोका जा सके। याद है आप लोगों को? कुछ भी याद नहीं है तो आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। देखिए बच्चों लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, समझिए, टॉपिक को समझिए। जब तक आप नहीं समझेंगे तो हमारे पढ़ाने का, हमारा आपको समझाने का कोई भी मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर आपके लिए बिल्कुल भी नया वर्ड नहीं है, बिल्कुल भी नया वर्ड नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लांट के अंदर जब ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है तो वहां पर हमने एक चीज पढ़ी थी, ऑस्मोसिस की जब क्रिया हो रही है, यानी कि जो वाटर है वो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है या अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, वो डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कैसा है, वो डिपेंड करता है कि सेल किस सॉल्यूशन में रखी हुई है, हाइपरटोनिक में रखी हुई है या हाइपोटोनिक में रखी हुई है, राइट। ये चीजें तो हम लोगों ने डिस्कस की है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी सेल के अंदर यदि ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है और हम चाहते हैं कि अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है ना हो, तो उसके लिए क्या है, हमें सेल पर एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ पिस्टन। पिस्टन की सहायता से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ता है। उसी प्रेशर को हमने क्या नाम दिया था, ऑस्मोटिक प्रेशर। वहां भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा डिपेंड करता है सेल के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेल के अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी होगी हमें उतनी ही ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने की जरूरत पड़ती है, राइट। ये चीज मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग यदि भूल रहे हैं, यदि कोई बच्चा न्यू जुड़ रहा है, तो आप मेरे जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट वाला जो लेक्चर्स हैं उन्हें जाके आप लोग देखिए, वहां पर ये चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखिए बेसिक चीज हमें यहाँ पर क्या देखनी, हमें यहाँ पर ये देखनी है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के अंदर जो सेल प्रेजेंट है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पर बेसिकली जो आयंस होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं, एक तो होता है आपका पोटेशियम, जिसका सिंबल होता है K पॉजिटिव, ठीक। और एक होता है आपका नाइट्रोजन, एक होता है सल्फर। तो एक तो होता है आपका पोटेशियम जिसका जो सिंबल है वो K पॉजिटिव है, एक होता है आपका नाइट्रोजन, एक होता है सल्फर और एक होता है क्लोरीन, ठीक है। नाइट्रोजन, एक होता है सल्फर और एक होता है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन को हमेशा जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करते हैं क्लोराइड की फॉर्म में हमेशा जो प्लांट हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे, किसको बच्चों, एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरीन को,
ठीक। और यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो हमेशा जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्राइट या नाइट्रेट की फॉर्म में, नाइट्राइट या नाइट्रेट की फॉर्म में, ठीक है। पोटेशियम जो है रेस्पॉन्सिबल होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक। देखिए डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ी जो है इसकी मैकेनिज्म है ओपनिंग एंड क्लोजिंग की। बस यहाँ पर आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को लास्ट चैप्टर में भी बता दिया था कि कब कंडीशन जो है ओपन होती है स्टोमेटा की और कब क्या है क्लोज होती है। देखिए स्टोमेटा की कंडीशन पे हम बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है। उसके अंदर गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसके अंदर सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और उसके अंदर स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है। ये हम बात करते हैं क्लोज स्टोमेटा की, ठीक है। और यदि मैं ओपन की बात करूं तो जो ओपन स्टोमेटा हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, जो ओपन स्टोमेटा हैं बच्चों वो कुछ ऐसे होते हैं, मतलब थोड़े से फूले हुए, ठीक। ये हमारा क्या है ओपन स्टोमेटा है। कैसा है बच्चों ओपन स्टोमेटा है, ठीक। तो स्टोमेटा को ओपन करने के लिए और स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए दोनों ही चीज़ों के लिए हमारे वैसे तो बहुत सारे आयन जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट की यदि हम बात करें बच्चों तो पोटेशियम आयन जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। कैसे होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है और जब ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है, जो पोटेशियम आयन है वो सॉइल के द्वारा क्या है प्लांट की रूट की सहायता से एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से, तो वो क्या करता है स्टोमेटा की सब्सिडरी सेल से होता हुआ कहाँ पे एंट्री करता है बच्चों, बताओ जल्दी से, गार्ड सेल्स में एंट्री करता है। तो जैसे ही गार्ड सेल्स में जो पोटेशियम आयन है वो भर भर के एंट्री करता है तो पीछे पीछे क्या है वाटर भी एंट्री करता है। तो ये तो हम जानते हैं ना कि यदि मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है वाटर तो जाएगा ही जाएगा। तो जब स्टोमेटा के अंदर जो मिनरल है, कौन सा मिनरल, पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स में एंट्री कर चुका है तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी एंट्री कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये होता है कि जो सेल है वो टर्जिड हो जाती है, जो सेल है वो फूल जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्टोमेटा है वो फूल जाते हैं। तो यदि स्टोमेटा टर्जिड कंडीशन में चले जाएं, डेट मीन्स फूल जाएं, तो उसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक। अब जैसे ही क्या है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा, जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा, तो वाटर बाहर निकल जाएगा तो नॉर्मल सी बात है जो पोटेशियम आयन है वो दोबारा से क्या है गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो ओपन हुए स्टोमेटा थे वो दोबारा से कैसे हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और जो स्टोमेटा है वो कौन सी कंडीशन में चले जाते हैं, फ्लैसिड कंडीशन में चले जाते हैं, मतलब अपनी नॉर्मल कंडीशन में चले जाते हैं जैसे वो थे। तो यहाँ पर आप लोगों को इतनी सी बात जाननी है कि जब पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स में एंट्री करते हैं तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाती है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाती है, क्योंकि पोटेशियम क्या एक्चुअल में सॉल्यूट ही तो है, राइट। तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाती है जिस वजह से गार्ड सेल्स में क्या है टर्गर प्रेशर लगता है और स्टोमेटा क्या है ओपन होते चले जाते हैं। तो ये वाली कंडीशन मार्कर में रख देती हूँ, ऐसे समझाती हूँ आप लोगों को। अब तक जो स्टोमेटा थे ऐसे थे, कहने का मतलब उसके अंदर पोटेशियम आयन एंट्री नहीं करी है, पोटेशियम आयन एंट्री नहीं करे हैं तो वाटर भी नहीं आया है, तो स्टोमेटा क्लोज है, फ्लैसिड कंडीशन है। लेकिन जैसे जैसे इसमें पोटेशियम आयन एंट्री करते जाते हैं, वाटर एंट्री करता जाता है, तो स्टोमेटा का जो साइज है वो ऐसा हो जाता है, राइट। क्योंकि उसमें क्या है टर्गर प्रेशर लग जाता है, किसके द्वारा, सॉल्यूट के द्वारा। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, पोटेशियम तो है लेकिन और भी तो आयन है ना, तो स्टोमेटा क्या है यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वाटर वेपर की फॉर्म में स्टोमेटा से बाहर रिलीज हो जाता है तो जो पोटेशियम आयन जो गार्ड सेल में आ चुके थे वो दोबारा से वापस सब्सिडरी सेल में चले जाते हैं। तो स्टोमेटा जो ऐसे ओपन हुए थे वो धीरे धीरे क्लोज हो जाते हैं, यानी कि स्टोमेटा क्या है फ्लैसिड कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पोटेशियम आयन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में क्या है रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो और ये जो है ना ये नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन ये भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में। थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इनके अलग से फंक्शन समझेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं रखती हूँ, ठीक है। इसके आगे का जो टॉपिक है, अब इसके आगे का जो टॉपिक होने वाला है ना, वो हमारा जो हमने डिफरेंट टाइप के मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं उनके बारे में हम डिटेल में, उनके फंक्शंस के बारे में, उनके एब्जॉर्प्शन के बारे में, उनके स्टोरेज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार मैं क्विक सा रिविजन आप लोगों को करा देती हूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आधार पर जो माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से कितने
कितने प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एनर्जी कंपाउंड भी हो सकते हैं, एंजाइम एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं बच्चों हमारे मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कंपाउंड में हमने मॉलिक्यूल्स को देखा था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बारे में। ठीक, एनर्जी कंपाउंड की फॉर्म के लिए हमने जो आयन रेस्पॉन्सिबल देखे थे या जो मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल देखे थे वो देखे थे मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। ठीक, क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो एटीपी की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और जो मैग्नीशियम था वो कहीं ना कहीं क्लोरोफिल का फॉर्मेशन में हेल्प करता था, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता था। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तीसरा हम लोगों ने देखा कि एंजाइम को एक्टिवेट एंड इनहिबिट करने का जो है काम डिफरेंट टाइप के माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स करते हैं। वो कौन कौन से हमने देखा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक एंड मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो आप लोग डिटेल में पढ़ना है, इसको बता चुकी हूँ आप लोगों को। लास्ट हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स या कुछ मिनरल्स या कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड एज वेल एज पोटेशियम। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर जो हमारा क्लासिफिकेशन है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस का वो खत्म हो जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। हमने जो क्लासीफाई किया था दो फॉर्म में या दो पार्ट्स में हमने क्लासीफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस के आधार पर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैंने आपको फंक्शन के आधार पर जो डिफरेंट मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स बताए हैं, वहाँ हमने थोड़े थोड़े फंक्शंस को क्या है डिस्कस किया है। अब हम वन बाय वन एक एक माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को लेकर चलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट्स हैं, जो 17 टाइप्स के जो हैं उन्हें हम लेकर चलेंगे और उन्हें हम थोड़ा और डिटेल से समझेंगे कि वो किस तरीके से प्लांट के लिए नेसेसरी होते हैं, किस तरीके से प्लांट में अपने रोल को प्ले करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रोल ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स के लिए रिक्वायर होते हैं उन मॉलिक्यूल्स का बेसिक रोल क्या है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों की बात हम लेक्चर में नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बेसिक सी बात है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते भी होंगे कि सबसे मेन फंक्शन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये होता है कि वो फॉर्मेशन करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स का। और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यदि नहीं होंगे तो बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का जो है स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रोटीन की जरूरत भी पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत भी पड़ती है, फैट मॉलिक्यूल्स की जरूरत भी पड़ती है, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, इन सब की जरूरत हमें पड़ती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फंक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे। अब उन तीनों के अलावा जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वो होता है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उन तीनों को छोड़ के बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, जो प्लांट्स में रिक्वायर होता है प्लांट्स की डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को करने के लिए, प्लांट्स की डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को करने के लिए वो कौन सा एलिमेंट होता है, आपका नाइट्रोजन एलिमेंट होता है। ठीक है, एनवायरमेंट में यदि हम इसकी परसेंटेज की बात करते हैं तो नाइट्रोजन 78% जो है एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन याद रखना कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो डायरेक्टली आयन की फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, डायरेक्टली आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं नाइट्रोजन को। तो हम जानते हैं कि किन किन फॉर्म में जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते। देखिए एनवायरमेंट में प्रेजेंट है तो ये तो नॉर्मल सी बात है, सॉइल के द्वारा ही डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स जो है प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर चीज हमें ये समझनी है कि कौन सा मिनरल या कौन सा मॉलिक्यूल किस फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे आयन होंगे या कुछ ऐसे मिनरल्स होंगे जो डायरेक्टली ही आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो प्लांट्स के थ्रू डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ आयंस, उन्हें मतलब किसी ना किसी एक तरीके से कह सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में हमें एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं नाइट्रोजन की। जो नाइट्रोजन होता है वैसे तो वो N2 की फॉर्म में पाया जाता है यदि हम इसका केमिकल फॉर्म देखते हैं, लेकिन ये प्लांट्स के द्वारा यदि हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ये एब्जॉर्ब किया जाता है बच्चों नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनिया की फॉर्म में। ठीक है, तो आप लोगों को ये फॉर्म्स याद रखनी है नाइट्रोजन की, कि पूछा जाए कि प्लांट्स में जो नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, तो किया जाता है NO2 नेगेटिव की फॉर्म में या NO3 नेगेटिव की फॉर्म में, नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया की फॉर्म में। ठीक है, अमोनिया की फॉर्म में। ठीक, सबसे ज्यादा यदि पूछा जाए इन तीनों में भी सबसे ज्यादा पूछा जाए तो अमोनिया की फॉर्म में जो है प्लांट्स के द्वारा
नाइट्रोजन जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि अमोनिया प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमोनिया के द्वारा ही प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया जो है कंप्लीट होती है। यदि हमें प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है तो हमें अमोनिया की रिक्वायरमेंट होती है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। चलिए अब थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें क्या है, प्लांट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स को रिक्वायरमेंट क्यों है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये तो हम जानते हैं। उसे ग्रोथ करनी है, अपना डेवलपमेंट करना है, रिप्रोडक्शन करना है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करनी है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, डिफरेंट टाइप की जो उसके अंदर प्रोसेस होते हैं वो सभी की सभी को करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमने कहा ना कि यहाँ पे हम बेसिक चीज़ें जानने वाले हैं। तो नाइट्रोजन वो एब्जॉर्ब कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट, नाइट्रेट एज वेल एज एमोनिया, ठीक। लेकिन इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत बच्चों इसलिए पड़ती है क्योंकि जो मैंने बताया ना कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर रहा है किसकी फॉर्मेशन के लिए, एमोनिया की फॉर्मेशन के लिए। अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। देखिए होता क्या है कि यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन में जो 2 N होते हैं वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होते हैं, ठीक। और हम जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की यदि हम बात करें, केमिस्ट्री में यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो आपने सुना होगा 3 टाइप के बॉन्ड को हम मेंशन करते हैं किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, या तो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और यदि उन्हें ब्रेक डाउन करना है तो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ती है ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। अब क्या है, अब हमने क्या देखा, जो प्लांट्स है वो डायरेक्टली तो N2 का एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसे क्या है अमोनिया बनाना है, तो उसे नाइट्राइट या नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब नाइट्राइट और नाइट्रेट तभी बनेंगे ना, तब ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होगा, राइट भाई, जब तक ये N2 आपस में सेपरेट नहीं होंगे। क्योंकि यदि हम NO2 की बात करें तो उसमें भी N1 है, NO3 की बात करें तो उसमें भी N1 है, अमोनिया की बात करें तो उसमें भी N1 है, तो हमें 2 N के बीच के जो बॉन्ड है उसे तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, तभी ना हम नाइट्राइट या नाइट्रेट या अमोनिया की फॉर्म को गेन कर सकते हैं इनसाइड दी प्लांट, ठीक है। तो होता क्या है कि इस बॉन्ड को तोड़ने की जो कैपेसिटी है वो किसके अंदर होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है। प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके अंदर ये क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कि वो नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दोनों नाइट्रोजन एलिमेंट्स के बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज ट्रिपल बॉन्ड, इसको तोड़ सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए प्रोकैरियोट्स में ऐसी क्या खासियत है, तो जानते हैं इसके बारे में। प्रोकैरियोट्स में ये खासियत होती है बच्चों की, प्रोकैरियोट्स में एक टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि जहाँ पे एज लग जाए उसका मतलब ये है कि वो एंजाइम है। तो क्या प्रेजेंट होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। प्रोकैरियोट्स यहाँ पे ना बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनिया बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जो अमोनिया बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो N2 को क्या है, किस में प्रेजेंट होती है, एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती है। लेकिन हमें बनाना क्या है, हमें किसके लिए N2 चाहिए, अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए, अमोनिया को सिंथेसाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, N2 चाहिए। लेकिन अब क्या है ना, अब अमोनिया अब क्या है, यदि अमोनिया हमें चाहिए, प्लांट के अंदर अमोनिया बनाना है, तो हमें N2 को क्या है, N2 के बीच जो बॉन्ड है उसे तोड़ना पड़ेगा। तो होता क्या है, होता ये है बच्चों कि जब सॉइल के द्वारा अमोनिया को एब्जॉर्ब किया जाता है तो सॉइल के अंदर ही बहुत सारे क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है। तो पता है हम लोगों को कि सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, तो उन्हीं में से कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियाज आर ऑल्सो नोन एज प्रोकैरियोट्स। तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अभी तक कुछ ऐसा टिपिकल चीज नहीं आई है जो आप लोगों को समझ में ना आए। सिंपल सी बात मैंने आप लोगों को बताई है कि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट यदि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के यदि हम बात करते हैं तो N2 एलिमेंट की होती है, नाइट्रोजन की होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों प्लांट्स में अमोनिया का सिंथेसिस करने के लिए N2 की जरूरत होती है। अब प्लांट के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो N2 को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर पाए फ्रॉम दी सॉइल। तो होता क्या है कि N2 को वो नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में क्या करता है,
एब्जॉर्ब करता है। लेकिन हमें N2 के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है, जब इसे तोड़ेंगे तभी तो नाइट्राइट और नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो इनके बीच इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रेजेंट कहाँ होते हैं? इन दी सॉइल। सॉइल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिन्हें प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और इन बैक्टीरिया में से भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना या नाइट्रोजन को डिफरेंट साइकिल से होते हुए या डिफरेंट प्रोसेस से होते हुए अमोनिया में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया आप लोगों को? हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हमें N2 बॉन्ड के बीच में या दोनों N एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसे हम ट्रिपल बॉन्ड बोल रहे हैं, उसको तोड़ना है। अब क्या है, उसको तोड़ने की जो ताकत होती है वो किस एंजाइम में होती है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम में होती है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोकैरियोट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन की यदि हम बात करें मिनरल्स की तो कहाँ से होगा? सॉइल से होगा, ठीक है। अब ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें भी जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया, ठीक। तो ये जो प्रोसेस होता है ना कि नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करना, पहले नाइट्रोजन का जो एलिमेंट है उसको ब्रेक डाउन करना, उसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस, एंड देन नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना किस में? अमोनिया को कन्वर्ट करने में। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। इतना समझ में आया? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन वह प्रोसेस है जिसमें एनवायरमेंट की नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है बच्चों? अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन डायरेक्ट अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होती है, पहले एक लंबी चौड़ी नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइकिल चलती है, उसमें नाइट्राइट, नाइट्रेट ये सब बनते हैं, एंड फाइनली प्लांट के अंदर जाके फिर अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, और वो भी कौन से बैक्टीरिया? ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि नाइट्रोबैक्टर होता है, एक एग्जांपल होता है। एग्जांपल यदि आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे तो ये आपके सिलेबस में एक कंप्लीट सेपरेट टॉपिक है, तो हम वहाँ और अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन यदि आपको एग्जांपल लिखना है तो आप लिख सकते हैं नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर एक प्रोकैरियोट्स होता है जो कि हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? तो पहले हमने समझ लिया कि किसके लिए जरूरी होता है नाइट्रोजन बच्चों? अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए, ठीक। इसके अलावा वही चीज बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करता है। देखिए नाइट्रोजन कैसे पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हो गया आपका, या हम बात करते हैं डीएनए की हम बात करते हैं जो कि एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, तो उसके फॉर्मेशन के लिए भी, नाइट्रोजनस बेस के फॉर्मेशन के लिए भी हमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? हमारे एडिनोसिन, थायमिन और हमारा ग्वानिन और साइटोसिन, ये होते हैं ना नाइट्रोजनस बेस जो डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। तो उनके फॉर्मेशन के लिए भी हमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए भी हमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। और हाँ, जो सेल के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर लगातार डिवीजन करने की कैपेसिटी पाई जाती है, जिनके अंदर रेगुलर डिवीजन करने की कैपेसिटी पाई जाती है। ये चीज़ तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ ना, जब हमने प्लांट टिश्यू के बारे में बात करी थी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? जिनके अंदर रेगुलर डिवीजन करने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। वो टिश्यू कैसे होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना बच्चों, ये प्लांट्स के एपिकल पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस क्या है, डिवीजन करते रहते हैं, जिससे प्लांट्स के अंदर यंग लीफ का फॉर्मेशन होता है, बर्ड का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। कंटिन्यूस क्या है, प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए भी हमें नाइट्रोजन मिनरल की जरूरत पड़ती है। इस डेट के लिए इतना आप लोगों को समझ में आया? तो यहाँ पे हमने क्या है, कुछ बेसिक फंक्शन जो है नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लिए। ये हमारा मैक्रोमोलिक्यूल चल रहा है अभी, ठीक। दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल आता है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की यदि हम बात करें तो फॉस्फोरस हमेशा एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है बच्चों फॉस्फेट फॉर्म में, ठीक है।
फॉस्फेट फॉर्म में जो है यूज़ किया जाता है या तो H2PO4 नेगेटिव की फॉर्म में या HPO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में। इस फॉर्म में जो है प्लांट हमेशा फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सिंगल आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, फॉस्फेट की फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट के अंदर कौन कौन से वो पार्ट्स हैं जिसके अंदर जो फॉस्फेट है, जो फॉस्फोरस है, वो क्या है, स्टोर होता है। तो कौन कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, फ्रूट्स है, सीड्स है, स्टोरेज ऑर्गन्स है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी टाइप के माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। मोस्ट ऑफ द माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या रिक्वायर्ड फ्रॉम दी फॉर दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार डिवीजन करने वाले टिश्यू होते हैं। यदि हम प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल टिश्यू समझते हैं ना, तो वो बच्चों यही टिश्यू होते हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो उसकी सेल्स होती हैं उनके अंदर ये खासियत होती है कि वो लगातार डिवीजन कर सकती हैं। तो ये वाला जो फॉस्फोरस है ये इन पार्ट्स के अंदर जो है स्टोर होता है। रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है, किन किन चीज़ों के लिए फॉस्फोरस प्लांट में ज़रूरी है। तो देखिए, सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का यदि आपने स्ट्रक्चर देखा है, आपने यदि सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा है, तो उसमें फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड लेयर होती है तो वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तभी तो वो फॉस्फोलिपिड बनी है। तो इस वजह से सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस के लिए, फॉर्मेशन के लिए फॉस्फोरस की जरूरत पड़ती है। न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, न्यूक्लियोसाइड के फॉर्मेशन के लिए फास्फोरिलेशन, फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया होती है तो उसमें एक साइकिल आती है, उसमें एक स्टेप होता है जिसे हम फास्फोरिलेशन बोलते हैं। तो उस रिएक्शन में भी हमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस की जरूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, ठीक। और एटीपी सिंथेसिस, ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि एटीपी की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, पी दिख रहा है आप लोगों को, ये कौन सा एलिमेंट है, फॉस्फोरस, ठीक है। तो एटीपी की सिंथेसिस के लिए भी जो है फॉस्फेट या फॉस्फोरस जो है वो रिक्वायर होता है। सो गाइस, इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 एलिमेंट्स की बात कर ली है जो कि हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। हमने डिटेल में थोड़ा देख लिया है कि कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट हैं रोल इनके प्लांट्स के अंदर। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में से ज़्यादा कुछ आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। एक आध क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा, वरना इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए कि कौन कौन से मिनरल जरूरी हैं, कौन कौन से मिनरल क्या फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनके बिना कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्या है ना कि इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और जो बाकी के एलिमेंट्स हमारे रह रहे हैं उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लेक्चर को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।